हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। स्वागत है रियल फील्ड टेल्स में। लाल किले के पास एक विस्फोट। हमारे पास जो भी शुरुआती जानकारी है, रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर हुआ क्या, अब तक क्या पता चला है, जांच कहाँ जा रही है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। हाँ, एक बात साफ कर दें कि ये सब शुरुआती जानकारी है, जांच चल रही है तो चीजें बदल सकते हैं। हमारा मकसद बस इन स्रोतों को समझना है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था उस शाम, क्या डिटेल्स हैं जहां तक पता चला है? घटना सोमवार शाम की है, करीब 7 बजे, मतलब 6:45 और 7 के बीच का टाइम, और जगह थी पुरानी दिल्ली, लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास वाला चौराहा, जो बहुत बिजी रहता है। बिल्कुल, ऐतिहासिक लाल किले के एकदम नजदीक। खबरें कह रही हैं कि एक कार थी, शायद हुंडई i20 बताई जा रही है। वो या तो लाल बत्ती पर रुकी थी या फिर ट्रैफिक में बस धीमी ही हुई थी, और तभी उसमें एक जोरदार धमाका हो गया। और ये धमाका काफी भयानक था, नुकसान बड़ा हुआ है। हाँ, शुरुआती रिपोर्ट्स में कम से कम 8 लोगों की मौत की बात है और घायल शायद 19-20 या उससे भी ज्यादा। आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हैं अभी। इतना तेज था धमाका कि आसपास की कई गाड़ियां, कारें, ऑटो रिक्शा, उनमें भी आग लग गई और पास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। जाहिर है फौरन एक्शन हुआ होगा। जी बिल्कुल, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सब मौके पर पहुंच गए। इलाके को तुरंत सील कर दिया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और जांच वहीं से शुरू हो गई। और हाँ, दिल्ली और आसपास के राज्यों में भी जो अहम जगहें हैं, वहां सुरक्षा फौरन बढ़ा दी गई। अच्छा, तो अब आते हैं जांच पर। क्या खास बातें पता चल रही हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि धमाका हुआ कैसे? यही सबसे अहम सवाल है अभी, और सच कहूँ तो इसका जवाब अभी तक साफ नहीं है। अधिकारी बहुत संभल कर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि सभी संभावनाओं को देखा जा रहा है। मतलब क्या संभावनाएं? मतलब ये एक आतंकी हमला हो सकता है, या कोई और तरह का बम या विस्फोटक हो सकता है, या फिर गाड़ी में ही कोई बड़ी तकनीकी खराबी जैसे CNG किट या कुछ और। तो अभी कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। और गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? आपने कहा वो रुकी थी या धीमी हुई थी? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो सामने आई है कि धमाके से ठीक पहले गाड़ी या तो बहुत धीमी चल रही थी या रुकी हुई थी, शायद ट्रैफिक सिग्नल के पास। ये जांच के लिए अहम क्यों है? देखिए, इसके कई मतलब हो सकते हैं। अगर गाड़ी रुकी थी तो क्या ये किसी रिमोट डिवाइस से विस्फोट करने का मौका था, या टाइमर लगा था, या फिर ये भी हो सकता है कि गाड़ी में कोई ऐसी गड़बड़ थी जो रुकने पे बढ़ गई और धमाका हो गया। अच्छा, तो दोनों ही एंगल खुले हैं। बिल्कुल, जांचकर्ता किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं अभी। और जिस जगह ये हुआ उसका भी अपना महत्व है। हाँ, लाल किला इलाका। जी, एक तो ये बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, ट्रैफिक भयंकर रहता है, पैदल चलने वाले लोग भी बहुत होते हैं, तो ऐसे में नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। और फिर लाल किला, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। आमतौर पे यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी रहती है, तो इतने महत्वपूर्ण स्थल के इतने करीब ऐसा धमाका होना, यह अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सिंबॉलिक वैल्यू भी है इसकी। बिल्कुल, प्रतीकात्मक भी और सुरक्षा के लिहाज से, यानी सामरिक तौर पर भी। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली और खासकर ये लाल किले वाला इलाका, ये पहले भी निशाना बन चुका है। हाँ, मुझे याद है, साल 2000 में लाल किले पर ही हमला हुआ था। जी, और दिल्ली में और भी धमाके हुए हैं पहले। तो इस इलाके का ऐसा इतिहास रहा है, ये बैकग्राउंड भी जांच के लिए जरूरी है। ये बात तो है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट ना हो, तो सवाल और भी गहरा हो जाता है। अच्छा, अब जांच कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है? मामला गंभीर है तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और दूसरी सेंट्रल यूनिट्स के शामिल होने की बात सामने आ रही है। अच्छा, NIA आई है इसमें? जी, ये दिखाता है कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। जांच के तरीकों की बात करें तो जाहिर है सबसे पहले तो CCTV फुटेज, आसपास जितने भी कैमरे होंगे सबको खंगाला जा रहा होगा। फिर गाड़ी किसकी थी, उसका मालिक कौन है, ये पता लगाया जा रहा है। और सबसे जरूरी है घटना स्थल से मिले सबूत, मतलब केमिकल सैंपल्स, फोरेंसिक एविडेंस, उनका विश्लेषण किया जा रहा है। ये फोरेंसिक विश्लेषण, इसमें क्या होता है असल में? क्या ढूंढते हैं वो लोग? देखिए, फोरेंसिक में मुख्य काम ये पता लगाना होता है कि विस्फोट किस चीज से हुआ। क्या कोई विस्फोटक था,
अगर हाँ तो कौन सा? RDX था, अमोनियम नाइट्रेट था या कुछ और? उसकी बनावट कैसी थी? क्या कोई डेटोनेटर मिला, कोई टाइमर, कोई रिमोट कंट्रोल का हिस्सा? इन सब चीजों से विस्फोट की प्रकृति पता चलती है। उसके पीछे इरादा क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगता है। गाड़ी के मलबे से भी बहुत कुछ मिल सकता है। समझ गया, काफी डिटेल काम होता है ये। हाँ। और राजनीतिक स्तर पर क्या चल रहा है? रिएक्शंस क्या आए हैं? रिएक्शंस काफी तेज थे। प्रधानमंत्री ने दुख जताया है और फौरन जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री खुद मौके पर गए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच में कोई कोताही नहीं होगी, हर एंगल से जांच होगी। तो ये बयान दिखाते हैं कि सरकार पर भी दबाव है और वो इसे बहुत गंभीरता से ले रही है। और सुरक्षा इंतजाम, आपने कहा था कि सुरक्षा बढ़ाई गई है, कहाँ? हाँ, सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। खास तौर पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट्स और दूसरी भीड़ भाड़ वाली जगह, महत्वपूर्ण इमारतें, सब जगह चौकसी बढ़ा दी गई है। गाड़ियों की चेकिंग भी ज्यादा हो रही है। ये एक तरह का स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसी घटनाओं के बाद, ताकि अगर कोई और प्लान हो तो उसे रोका जा सके। ठीक है, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है। हालांकि हम जानते हैं कि ये सब अभी सिर्फ अटकलें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये साफ करना जरूरी है कि ये सिर्फ संभावित कोण है, पैटर्न के आधार पर। जब तक जांच से कुछ ठोस नहीं निकलता, सबसे पहला और सीधा शक तो आतंकवादी हमले का ही जाता है। क्यों? मतलब वजह क्या है? वजह साफ है। एक तो जगह, लाल किला जैसा हाई प्रोफाइल सिंबल पास में है। दूसरा विस्फोट का तरीका, और तीसरा, जैसा हमने बात की, इस इलाके का पिछला इतिहास। ये सारी चीजें मिलकर आतंकवाद के एंगल को मजबूत करती हैं। दूसरा कोण हो सकता है किसी तरह की तोड़फोड़ या गाड़ी में बम रखना। जैसे हमने पहले कहा, गाड़ी का रुकना या धीमा होना, ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद उसमें कोई डिवाइस लगाया गया था। हो सकता है टाइमर से उड़ाया हो या रिमोट से। क्या ये किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है? हो सकता है, लेकिन इतनी भीड़ वाली जगह पर ऐसा करना, इसमें कई बेगुनाह लोगों की जान का खतरा होता है। तो ये थोड़ा अजीब लगता है, पर संभावना तो है। तीसरा कोण, जिसकी संभावना थोड़ी कम लगती है पर जांचकर्ता उसे खारिज नहीं कर रहे, वो है गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी या फिर कोई एक्सीडेंटल विस्फोट, जैसे CNG किट में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई हो या गाड़ी में कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा हो। लेकिन धमाका इतना बड़ा था, क्या ये महज तकनीकी खराबी से हो सकता है? आमतौर पर इतना शक्तिशाली धमाका तकनीकी खराबी से होना मुश्किल लगता है, लेकिन असंभव नहीं है। इसलिए जांच पूरी होने तक इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। और वो प्रतीकात्मकता वाली बात, क्या लगता है ये जानबूझकर लाल किले के पास किया गया, कोई संदेश देने के लिए? देखिए, राष्ट्रीय प्रतीकों के पास जब हमला होता है ना, तो वो सिर्फ हमला नहीं होता, उसका असर बड़ा होता है। वो सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं करता, बल्कि एक तरह से देश की सुरक्षा, उसकी स्थिरता पर सवाल उठाने की कोशिश करता है, डर फैलाने की कोशिश करता है। लाल किले पर पहले भी हमला हुआ है, तो इस पैटर्न को नजरअंदाज करना मुश्किल है। हमलावर अक्सर ऐसी जगह चुनते हैं ताकि उनका मैसेज वो ज्यादा जोर से और दूर तक जाए। ये वाकई चिंता की बात है। अब अगर हम इसके असर या प्रभाव की बात करें, तो वो क्या क्या हो सकते हैं? मानवीय क्षति तो है ही, वो सबसे भयानक है। उसके अलावा? बिल्कुल, सबसे पहला और सबसे दुखद असर तो मानवीय ही है। जानें चली गईं, लोग घायल हुए, उनके परिवार और जो लोग बच गए, जिन्होंने ये सब देखा, उनके मन पर जो असर पड़ा होगा, वो एक अलग सदमा है। हाँ, वो तो है ही। दूसरा बड़ा असर है सुरक्षा व्यवस्था पर। ये घटना दिल्ली जैसे शहर में, और वो भी लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी जोन के इतने पास, ये शहरी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या हमारे इंतजाम काफी है? खुफिया तंत्र में कोई चूक हुई? भीड़ वाले चौराहों, ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा कैसे बेहतर हो? इन सब पर फिर से बहस होगी, दबाव बनेगा। तीसरा असर है राजनीतिक और सरकार की साख पर। जब इतने महत्वपूर्ण प्रतीक के पास ऐसी घटना होती है, तो सरकार पर, सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठते हैं, जवाबदेही की मांग होती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने का दबाव बनता है। सही बात है। चौथा असर है प्रतीकात्मक क्षति। जैसा हमने कहा, यह सिर्फ फिजिकल नुकसान नहीं है, ये लोगों के मन में डर पैदा करता है। लोग शायद भीड़ वाली जगहों पर जाने से कतराने लगे, सरकार और सुरक्षा बलों पर भरोसा कम हो सकता है।
हमलावरों का एक मकसद ये भी होता है कि लोगों का नॉर्मल जीवन डिस्टर्ब हो। और आखिरी असर पड़ेगा हमारी आतंकवाद रोधी रणनीतियों पर, कानून प्रवर्तन के तरीकों पर। हो सकता है एजेंसियां अब सेंसिटिव जगहों के पास गाड़ियों की जांच के नियम और सख्त करें, सीसीटीवी कवरेज को और बेहतर बनाने पर जोर दें, ट्रैफिक मैनेजमेंट पर दोबारा सोचें और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल को और मजबूत करें। तो मतलब इसके कई दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, तो अब आगे क्या? आने वाले दिनों में, हफ्तों में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? क्या जानकारी आ सकती है? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है फोरेंसिक रिपोर्ट, विस्फोटक विश्लेषण की फाइनल रिपोर्ट। उससे ही साफ होगा कि असल में फटा क्या था, कैसे फटा, कौन सा विस्फोटक था, अगर था तो ये जांच की दिशा तय करेगा। सही। दूसरी बात, अगर ये हमला है तो इसके पीछे कौन है, उनकी पहचान, कोई संदिग्ध, कोई नेटवर्क, उनका मकसद क्या था, इन सवालों के जवाब आने जरूरी हैं। तीसरी चीज, उस गाड़ी की पूरी कहानी, असली मालिक कौन, गाड़ी वहां कैसे पहुंची, चोरी की थी या नहीं, उसमें विस्फोटक कैसे आया, ये सारी कड़ियां जुड़नी बाकी है। और एक बात जो आपने पहले भी उठाई थी, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। आतंकी हमलों में तो अक्सर कोई ना कोई ग्रुप क्लेम करता है, इसका क्या मतलब समझे? हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है। कभी कभी संगठन तुरंत जिम्मेदारी नहीं लेते, हो सकता है ऑपरेशनल वजहों से, या अपनी पहचान छुपाने के लिए, या ये भी हो सकता है कि ये किसी छोटे लोकल ग्रुप का काम हो जिसका किसी बड़े संगठन से सीधा लिंक ना हो। और अगर ये आतंकी हमला है ही नहीं, तब तो जिम्मेदारी का सवाल ही नहीं उठता। तो ये चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, ये अपने आप में कई संभावनाओं को खुला रखती है। और किन बातों पर ध्यान देना होगा? हमें जांच एजेंसियों के ऑफिशियल बयानों का इंतजार करना होगा। क्या वो गाड़ी के मालिक के बारे में कुछ बताते हैं, किसी साथी के बारे में, किसी पुराने टेरर मॉड्यूल से कोई लिंक मिलता है? सरकार सुरक्षा को लेकर क्या नए कदम उठाती है, ये भी देखना होगा। और हाँ, दिल्ली या आसपास के राज्यों में अगर इस केस से जुड़ी कोई गिरफ्तारी होती है, कोई छापेमारी होती है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। तो अगर हम संक्षेप में देखें कि अभी क्या-क्या पक्के तौर पर नहीं पता, तो वो हैं: पहला, धमाके का असली कारण और मकसद, आतंकवाद, हादसा या कुछ और। दूसरा, हताहतों की फाइनल संख्या। तीसरा, अगर ये आतंकी हमला है तो जिम्मेदार कौन, अभी कोई नहीं। और चौथा, गाड़ी, मालिक, विस्फोटक, इन सब की पूरी डिटेल्स। बिल्कुल, ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें ना, तो ये घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि आज के जमाने में हमारे घनी आबादी वाले ऐतिहासिक शहरों को सुरक्षित रखना कितना मुश्किल काम है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, हमारी पहचान की जगह, वो अक्सर पब्लिक के लिए खुली होती है। उनकी सुरक्षा और लोगों की आवाजाही की आजादी, इसके बीच संतुलन बनाना हमेशा से एक चुनौती रहा है। हाँ, ये बहुत मुश्किल संतुलन है। और ऐसी घटनाएं हमें मजबूर करती हैं कि हमें संतुलन पर फिर से सोचें कि कैसे हम अपनी धरोहरों को खुला भी रखें और सुरक्षित भी। वाकई ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और स्थिति अभी भी काफी अनिश्चित है। कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। आज इस पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जांच से जल्दी और तस्वीर साफ होगी। और शायद ये सवाल हम सब के सोचने के लिए है। जब हमारे रोजमर्रा के सार्वजनिक स्थल अचानक इतने असुरक्षित लगने लगे, तो ये हमारी आजादी की भावना और सुरक्षा की जरूरत, इन दोनों के बीच के रिश्ते को कैसे बदलता है।